हेलो। कहाँ पर है आवाज? वो देखते ना ऐसे ऐसे। हेलो। ठीक है। गुड मॉर्निंग जीत। सर जय हिंद सात्विक। गुड मॉर्निंग राखी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक कहाँ गायब है ये? एक ओके ओके। आवाज क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। गुड मॉर्निंग हिमानी। ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेटोफोर्स किस फॉरेस्ट से रिलेटेड है? किन ट्रीज से रिलेटेड है? मैंग्रोव। ठीक है। न्यूमेटोफोर्स स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स ऊपर से जो नीचे आती है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को और दो क्या नाम है एक उसके? लिटोरल और टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है। साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज हैं? 8 गिनाओ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा इंडिया हो गया। श्रीलंका नीचे मत आओ, पहले लेफ्ट से चालू करो। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है। आपके ये क्या बोलते हैं ये हो गया साउथ एशिया। इधर पे साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कितनी कंट्रीज हैं टोटल? 11। कल अपन ने मैप में देखा था। ठीक है। नहीं लिखा तो लिख लो। साउथ एशिया में 8 कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया ये आपका साउथ एशिया और फिर उसके और इधर जाके साउथ ईस्ट एशिया। इसमें हो गई 8 कंट्रीज, इसमें हो गई 11। ठीक है। एक ग्रुप होता है, आप लोग जान लो, साउथ ईस्ट एशिया का आसियान। ठीक है। क्या है आसियान? क्या है फुल फॉर्म इसका? एसोसिएशन ऑफ नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशिया में 11 कंट्रीज हैं। ठीक है। पर आसियान में सिर्फ 10 हैं। ये नोट कर लो आप। तो आपका साउथ ईस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज है -1 कौन सा? ईस्ट तिमोर। कर लो इसको नोट। ठीक है ना। ईस्ट तिमोर ये आसियान हो गया। एज सिंपल एज क्वेश्चन यही पूछ ले कि आसियान कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 8 9 10 11 कितनी कंट्रीज हैं आसियान में? 10। ओके। आसियान क्या है? ट्रेडिंग ब्लॉक एक। ठीक है ना। तो हम लोग जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन से इंडिविजुअली भी ट्रेड करते हैं इंडिया, और आसियान एज ए ग्रुप से भी ट्रेड करते हैं। ठीक है। ये हो गया। कल इसके 2022 वाले सारे क्वेश्चंस हो गए थे ना? हाँ 2021 के चालू करने थे। अब देखो आप ऑन एन एवरेज अगर देखो आप कितने क्वेश्चन आए इससे टोटल? 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज हर यूनिट से 9 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये यूनिट 4 से भी 9 क्वेश्चन आए थे 2022 में लास्ट ईयर। ठीक है।
अब अपन अटेम्प्ट करते हैं 2021 के क्वेश्चंस। अब ये पूछ रहा है वेयर इज सरगासो सी सिचुएटेड। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन हर चीज में तिकड़मबाजी अकड़मबाजी, जानना भी पड़ेगा चीजों को। किसी ने सुना है सारगासो सी क्या है? क्या है सारगासो सी? ठीक है ना? तो देखिए क्या होता है, जो हमको मेजर वर्ल्ड की जो सीज हैं, ओशियंस, रिवर्स, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, उनके कैपिटल्स, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। सारगासो सी बहुत फेमस सी है क्योंकि एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। वेरी गुड। तो क्या होता है, एक बार मैं इसका आपको फॉर्मेशन थोड़ा सा बता देता हूं ऊपर ऊपर से। ओशन करंट क्या बताया था मैंने? एक बार कभी ओशन करंट समझाता है, जब ओशन एनर्जी, ओशन वेव एनर्जी को वो करने के लिए आपको मैंने प्लानिटरी विंड्स बताया था, है ना, कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, मतलब ओवरऑल प्लेनेट में जो विंड्स होती है वो रैंडम नहीं बहती हैं। ठीक है ना, कि कभी इधर से आंधी आ गई, कभी उधर से तूफान आ गया, जो ये तो लोकलाइज्ड इफेक्ट्स के कारण आते हैं तूफान वगैरह, लेकिन ओवरऑल प्लेनेट का एक पूरा सिस्टम है, जिस हिसाब से वो घूमता है वैसे एक विंड पैटर्न चलता है। वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट्स है ना जो बने, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम में बता के दिखाया था आपको, कोरियोलिस फोर्स लगा के भी दिखाया था। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये जानो कि क्या बोलते हैं, पूरा पैटर्न है विंड सिस्टम का। अब जब ये विंड, ओशन कितना सरफेस ऑफ अर्थ है, 70.8, 71%, तो ये विंड ओशियंस के ऊपर ही बह रही है। तो जब ये विंड ओशियंस के ऊपर से बहते हुए जाती है, ये विंड यहां से लेकर ट्रोपोस्फेयर तक है, मतलब 8 से 10 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक है ये पूरा जो सिस्टम है विंड का। ये सिर्फ हमारे इस ये क्या 4-5 मंजिला बिल्डिंग या फिर माउंट एवरेस्ट तक नहीं है, बहुत ऊपर तक है। ठीक है ना? तो जो पूरी विंड जब बहती है इस तरीके से, तो जो ओशियन का ऊपर का सरफेस वाटर होता है वो उसको भी कैरी करते हुए चलती है। ठीक है, जब उसको कैरी करते चलते, तो जो अगर अपन साइंटिफिक तरीके से देखें तो ऐसा लगता है कि ओशियन में कोई करंट दौड़ रहा है। करंट मतलब विंड, ओशन में कोई करंट दौड़ रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। एक एक इंडिविजुअल ओशन करंट्स जो मेजर मेजर है वो हम पढ़ेंगे, जैसे पेरू हेम्बोल्ट करंट, ला लीना, एल नीनो, जब भी समझेंगे ये सब चीजें। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि किसका, सारगासो सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। जैसे ये अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहां से चला गया लगभग इक्वेटर, इसके नॉर्थ में है। ठीक है, और ये आ गया आपका यूरोप, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, और फिर यहां पर एशिया। ठीक है, जो भी हो गया, हमको सिर्फ इस वाले एरिया का है। यहां से गरम गरम करंट्स रहती हैं, इक्वेटर के पास ऑब्वियसली हीट है तो गरम करंट्स रहेंगी। ठीक है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक, ये करंट यहां पर अच्छी खासी जा रही है। अगर ये लैंड नहीं होता नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये सीधा निकल जाता, पर ये कॉन्टिनेंट के कारण सरफेस वाटर टकराता है और मुड़ जाता है। विंड तो सीधी बहेंगी, विंड तो पूरे प्लेनेट में, क्योंकि विंड को ये जरा सी हाइट नहीं, लेकिन सी का जो वाटर है वो एक जगह लैंड को पाएगा, शोर को पाएगा और टकरा जाएगा, वो टकरा के इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको गल्फ स्ट्रीम, यहां पर जो बहती है इसको गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ये ऊपर निकलता है, इसको नॉर्थ अटलांटिक, ज्यादा कुछ रटने नहीं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ही है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर ये ऊपर जाके इरमिंजर करंट वगैरह बनाता है, वो अपने कंसर्न नहीं है। यहां पर एक कोल्ड करंट होता है, कैनरी करंट। ठीक है, ये सब डिटेल में मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको, पर अभी आप हाँ थोड़ा थोड़ा नोट करना, तो आप करते रहो जैसा लगे। ये क्या होता है कि एक तरीके का अपने आप में पूरा सर्कुलेशन विंड का बना के बीच का जितना भी एरिया है उसको बाहर की दुनिया से काट देता है। ठीक है, ये अपने आप में एक घेरा बनाता है। मान लो जैसे आप खड़े हो यहाँ पर और चारों तरफ आपके बवंडर टाइप का आ गया है, तो आप अब सिस्टम से बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हो। तो ये इस तरीके का सिस्टम बना देता है कि यहाँ का जो सी है वो एकदम शांत हो जाता है। वो सराउंडिंग में भले विंड्स चल रही हैं लेकिन अंदर बिल्कुल शांत है, कट ऑफ सा हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सरगैसम, सरगैसम नाम का एक वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स जो हमको नहीं चाहिए हैं, पर उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप उगे जा रहे हैं, तो एक सरगैसम वीड रहता है, ये उगना वहां पर चालू कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से ये एक अपने आप में आइसोलेटेड, देखो ओशियन के अंदर सी बन गया। ये पहले तो ये चौंकाने वाली बात है कि यार ओशियन है तो अब बीच में सी कैसा, वो तो लैंड के बीच में कहीं जैसे सी थोड़ा बहुत, जैसे बे ऑफ बंगाल भी एक सी, अरेबियन सी, इस तरीके के नाम, पर ये ओशियन के बीच में सी बन गया। तो ये एकमात्र अकेला ऐसा सी है जिसकी बाउंड्री लैंड नहीं है। इसकी बाउंड्री क्या है,
ओशियन करेंट्स। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, पहले तो ये एक फैक्ट हो गया बहुत बड़ा, और दूसरा सरगासम वीड के कारण इसका नाम पड़ गया है सरगासम सी। अब ये दो तीन पोटेंशियल क्वेश्चन इस टॉपिक के और इधर उधर के हैं, और जो अभी कुछ ने क्वेश्चन पूछा कि इसकी लोकेशन कहां पर है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, तो इसकी लोकेशन है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज हैज मोर इकोनॉमिक एंड सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो जो अपना एक, हाँ, स्विस कैनाल, हाँ ठीक है, स्विस कैनाल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वाटरवेज, तो अपने वो था ना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उससे ये टॉपिक उठाया गया, ठीक है ना, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, तो वाटरवेज जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे क्वेश्चन उठाया गया। और ये क्वेश्चन थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिखी है, पार्क स्ट्रेट होता है, पीएल के, एमपीपीएससी भी गलती करता है इन सब में, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह में, दिस इज पार्क स्ट्रेट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट, स्विस कैनाल, पनामा कैनाल। ओवरऑल जो आप जनरल पढ़ते जाओगे जब भी न्यूज वगैरह, तो आपको ये क्या बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट भी बहुत वो दिखेगा, क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। क्यों, बहुत सारा इंडिया, चाइना, इंडिया से क्या बोलते हैं आपका ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इनसे ट्रेड होता है। इसको चोक पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एग्जैक्टली exactly. तो जब भी क्या बोलते हैं अनबन हुई दो कंट्रीज के बीच, तो यहाँ पर अपनी नेवी लाके खड़ी कर देते, तो चोक कर देते हैं रास्ता कि आप कहां से कर लोगे ट्रेड, डराते हैं, ठीक है ना। तो देखने को ये भी लग सकता है मलक्का स्टेट भी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, पाक स्टेट इतनी बड़ी चीज नहीं, ये तो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है बस, ठीक है ना, बस। और क्या बोलते हैं पनामा कैनाल, ये भी एक लग सकता है क्योंकि ये भी बहुत स्ट्रेटेजिक, किसके बीच में पनामा कैनाल, नॉर्थ अमेरिका और, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जो भी बनाया था ना डायग्राम, उनके बीच में पनामा एक कंट्री है, ठीक है, उसमें से कैनाल निकाला है, तो सीधे उन्होंने नाम रख दिया पनामा कैनाल, ठीक है। तो इसका जो सबसे मेन आंसर जो ओवरऑल देखा जाएगा कि आप मोर इकोनॉमिक, ये कंपैरिजन ने पूछ रहा है, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस सबका है, लेकिन वो ये कंपैरिजन पूछा कि मोर इकोनॉमिक सबसे ज्यादा, तो एक फैक्ट ऐसे पता होना चाहिए इन जनरल कि स्विस कैनाल सबसे ज्यादा। स्विस कैनाल की लोकेशन कहां पर है, इजिप्ट के, भैया दरवाजा बंद करके जाया करिए ना कड़क से, है। तो आप ये देख सकते हो कि करंट अफेयर से रिलेटेड उसने ज्योग्राफी का ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ लिया। तो स्विस कैनाल कहां पर है, कौन सी कंट्री, रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये है किस कंट्री में, इजिप्ट में है, ठीक है, इजिप्ट में है ये कैनाल। और मजेदार इस बात कैनाल की ये है कि इसमें गेटवेज नहीं है, ठीक है। तो इससे पुरातन काल से टाइप से ट्रेड चला आ रहा है ना, मतलब पुरातन काल मतलब एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री नहीं, पर बहुत टाइम से चला आ रहा है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे पहले हम लोग ट्रेड करते थे, तो ये अफ्रीका था, यहाँ पूरा यूरोप था, और इधर एशिया था, इंडिया वगैरह, ठीक है। तो इन लोग कहां से आते थे, ये केप ऑफ गुड होप आपने पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, केप ऑफ गुड होप से पूरा घूमते हुए आते थे, फिर इधर पे आते थे ट्रेड करने। और ये इधर पे स्विस कैनाल होने के कारण ये सीधे मेडिटेरियन सी में आते हैं, यहां से आते हैं और सीधे इधर आ जाते हैं, तो ये इतना लंबा रास्ता बचता है। तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रही है। यूरोप से अफ्रीका आना है, सीधे यहां से आ गए, कोई इधर से इधर, मान लो यहां पर आना है, सूडान सोमालिया इधर कहीं आना है, ठीक है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तरफ आना है, तो सीधे यहां से आ गए। एशिया जाना है तो सीधे यहां से आ गए, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो सीधे यहां से आ गए। तो इसलिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मोर अगर पूछेगा तो क्या है, स्विस कैनाल, ठीक है। एक आप पॉइंट लिख लो, ये जैसे पाक स्ट्रेट और ये सब चीजें, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लैंड कैसे हो सकता है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में दो लैंड को कनेक्ट कर देने वाला क्या, पाक स्ट्रेट के बीच में इंडियन ओशन का थोड़ा सा क्या है, पानी है ना, तो स्मॉल वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लैंड मासेस, ये मिस्टेक है, ठीक है। स्ट्रेट का अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हम जनरली इसलिए ये लिख के आते हैं क्योंकि वो पूछता है इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका रटते रहते हैं, पर इट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर, अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, लिख लो स्ट्रेट इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर मासेस या फिर वाटर बॉडीज। तो आप लोग थोड़ा सा एंगल देखिएगा अपना समझने का,
जो पाक स्टेट बोलते हैं अपन, ठीक है, जो पाक स्टेट बोलते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि इंडिया, अब इस पे माइंड मत करना, ठीक है, नहीं कुछ भी बना के जल्दी से अपने को समझाना है, श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, तो इसके बीच में अपन लोग बोलते हैं कि दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज पाक स्ट्रेट, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं इंडिया और श्रीलंका, बट एक्चुअल में अगर इसकी डेफिनेशन से जाया जाए तो ये कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है? इंडिया के इधर पे क्या है? इंडियन ओशन, और इधर पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, ऐसा ये है, ठीक है, ये चीज है। जैसे आपका इधर पे देखो, ये आपका मलेशिया, यहां पर आता है सिंगापुर, ठीक है, और ये इंडोनेशिया बहुत बड़ा आइलैंड है, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों। आर्कीपेलागो मतलब जानते हो क्या होता है आर्कीपेलागो? चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स, लिख लो आर्कीपेलागो, ये स्पेलिंग लिख देता हूं, आर्कीपेलागो, चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स। वॉल्केनिक आइलैंड्स मतलब जो वॉल्केनो से बने हैं, जो अंदर कहीं मैग्मा फट के बाहर आया, फिर सॉलिडिफाई हो गया, सूख के ठंडा होकर, और वो एक आइलैंड बन गया अपने आप में समुद्र। हाँ, नॉर्मल एक्टिव डोरमेंट उससे हमको फर्क नहीं है, वो वॉल्केनो के कारण बना है, मतलब उसकी ओरिजिन जैसे हिमालय फोल्ड माउंटेन है ना, पिस पिस के बना है, दो प्लेट के बीच के इंटरेक्शन के बीच में पिस पिस के बना है। तो जो अंदर से फट के कहीं पर, जैसे मान लो ये पानी था सरफेस, उसके अंदर ओशियन क्रस्ट था 2-3-2.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वहां कुछ एक्टिविटी हुई, वॉल्केनो निकला, इतना ऊपर तक आके उसने पहाड़ बना दिया। अब वो पहाड़ जो है, ये पहाड़ अंदर तक यहाँ तक है, लेकिन इतना इतना पानी तो हमको इतना ही दिखता है, तो आइलैंड, बाकी सब पानी से घुरा हुआ है, लेकिन उसका बेस यहाँ पर है, तो ये वॉल्केनिक आइलैंड। तो वॉल्केनिक आइलैंड्स कैसे चेन बनी होता क्या है, ये माउंटेन रेंजेस ही रहते हैं, लेकिन कुछ पानी के अंदर कुछ बाहर जो दिख रहे हैं, तो ऐसे चेन होते हैं, उनको आर्कीपेलागो बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडोनेशिया को हमेशा इंडोनेशियन आर्कीपेलागो भी बोला जाता है, ठीक है ना, एग्जांपल लिख लो इंडोनेशियन आर्कीपेलागो, ठीक। तो जैसे ये मलेशिया और सिंगापुर है, ठीक है, और यहां पर कौन सा है? सुमात्रा। सुमात्रा किसका पार्ट है? कंट्री जावा सुमात्रा, जावा सुमात्रा नहीं, कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं जावा और सुमात्रा, अलग अलग, जैसे अपन लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पर कंट्री क्या है? इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड्स, कंट्री क्या है? इंडिया। वैसे सुमात्रा, जावा, इस टाइप के आइलैंड रहते हैं, जावा सुमात्रा, ये आइलैंड्स किसके पार्ट है? इंडोनेशिया के पार्ट है, इंडोनेशियन आर्कीपेलागो के पार्ट है, ठीक है। तो इनके बीच में आता है आपका स्टेट ऑफ मलक्का, ऐसे रट लो, मलक्का, मलेशिया, मलक्का, तो याद रहेगा कि मलेशिया मलक्का उधर पे ये, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का, इसके मलय से रट लो, मला, तो स्टेट ऑफ मलक्का। अब कभी ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, ये अभी से इसलिए क्वेश्चन करा रहे क्योंकि एमपीपीएससी अक्सर पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट करता है, और जो उसके इर्द गिर्द पूछा हुआ है उससे रिलेटेड ही पूछता रहता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अगर आ गया कि स्टेट ऑफ मलक्का लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज, ठीक है, तो कौन सी बताओगे? अगर मलेशिया और सुमात्रा, मतलब इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देगा, सुमात्रा नहीं देगा वो, अगर मलेशिया और इंडोनेशिया आया तो भी सही करके आ जाओ, अगर सिंगापुर और इंडोनेशिया आया तो भी सही करके आ जाओ, ठीक है। पर अगर स्टेट की डेफिनेशन पर जाया जाए तो कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आप देखो इधर पे आता है, ये चाइना आता है पूरा, तो ये साउथ चाइना सी आता है, ठीक है, लिखते जाना ये सब चीजें, ये चाइना, तो यहाँ पर साउथ, चाइना के साउथ में जो सी आता है उसको साउथ चाइना सी बोलते हैं, साउथ चाइना सी। और इधर पे क्या है? पूरा इंडिया इंडिया पड़ता ना, इधर पे क्या आता है? इंडियन ओशन। तभी तो हमारे लिए खतरा हो जाता है, हम सारा ट्रेड इंडियन ओशन से करते हैं ना, थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचा करो कि स्टेट ऑफ मलक्का, मान लो नहीं याद आ रहा कि पैसिफिक ओशन था कि अटलांटिक ओशन था कि क्या था इस तरफ, तो ये सोचा करो कि इंडिया इधर से ट्रेड कर रहा है, तो उसके नीचे कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है, इसीलिए इंडिया खतरा खतरा कर देता है कि मेरे ओशियन से जाने के लिए यहां से मैं उधर नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। और जैसे ही अपन उस पार होते हैं तो फिर कौन सा ओशन आता है? पैसिफिक ओशन, उस तरफ पैसिफिक ओशन आ जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या बोलते हैं, कौन सा दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ मलक्का? इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी। फिर साउथ चाइना सी के बाद अगर लार्जर स्केल पे पूछा, उन्होंने ओशियंस पे पूछ लिया, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ठीक है।
सुमात्रा के इधर ब्रैकेट में इंडोनेशिया कर देना, क्योंकि कंट्री पूछेगा, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे बना लिया करो छोटे छोटे डायग्राम, तो वो याद रहते हैं हमेशा, कॉपी में बना रहेगा तो याद रहेगा। मिटा दो। ऑनलाइन स्टूडेंट सब नोट करते चल रहे हो ना आप लोग? ठीक है। फिर एक हमने पढ़ा पनामा कैनाल, ठीक है। तो ये जैसे पर आपका ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये पनामा, सेंट्रल अमेरिका, फिर ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये ब्राजील वगैरह उधर हो गए, ठीक है। ये चिली, अर्जेंटीना और ये सब चीजें हो गई, ठीक, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका, यहां कहीं पनामा आता है, और इधर से घूम फिर के ऐसे पनामा कैनाल, ठीक है, वो इधर से इधर कर देता है। तो अगर हम देखें तो ये आएगा कि पनामा कैनाल, तो पनामा कैनाल, कैनाल वो रास्ता, ठीक है ना। या फिर अगर वो आ गया स्ट्रेट ऑफ पनामा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ पनामा, तो ये कौन से दो लैंड को वो कर रहा है, लिंक कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। पर अगर उसकी डेफिनेशन से चले तो कौन सी दो वाटर बॉडीज को वो कर रहा है, अटलांटिक और पैसिफिक, वेरी गुड। इधर पे अपना अटलांटिक ओशन और इधर है पैसिफिक ओशन, ठीक है। अभी एक वर्ड लिख लो आप, इस्थमस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ तो बताओ, नोट कर रहे हो ना आप लोग, सो तो नहीं गए? इस्थमस, ठीक है। तो ये इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। इस्थमस क्या होता है? एक लैंड एरिया, आप लिखो स्मॉल बॉडी ऑफ लैंड या फिर स्मॉल लैंड मास, ठीक है, कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड मास। एग्जाम्पल, इस्थमस ऑफ पनामा, विच कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यस सर कर रहे हैं नोट, गुड, यस सर कर रहे, गुड। स्ट्रेट ऑफ पनामा किन दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है? अटलांटिक और पैसिफिक, ठीक है। और इस्थमस ऑफ पनामा किन दो उनको जोड़ रहा है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। वैसे ही आपका स्विस कैनाल जो है, ठीक है, ये कैनाल है, वाटर बॉडी, ठीक है। तो स्विस कैनाल किन दो क्या बोलते हैं उनको जोड़ रहा है, वाटर बॉडीज को? मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, लिख लीजिए। स्विस कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विथ रेड सी। जीत, वी डोंट कॉल इट अ स्ट्रेट, यू आर राइट, इट्स इस्थमस ऑफ पनामा ही है। लेकिन अगर कभी कोई वाटर बॉडी छोटा सा भी है उसको कंसीडर कर लिया जाए, तो वी मस्ट नो दिस थिंग, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट गिव इट एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट पर से। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर? स्विस कैनाल, ठीक है। ये देख लीजिए, सरगासो सी कहां पर है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिकन, ये अफ्रीका, ठीक है। और ये यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, ये सरगासो सी हो गया, ठीक है। ये इसमें करंट में जैसे अपन जो करंट बनाते हैं ना जनरली, रेड कलर मतलब क्या होता है? वार्म करंट, जो गर्म है, और ब्लू कलर डिनोट करता है ठंडे करंट को, ठीक है। वो अपन ओशन करंट से एक क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये इस तरीके से देखो, अपने आप में ये एक पूरा गोला बन गया, कंटिन्यूस फिनोमिना, सरगैसम सी बना ही रहता है लगभग लगभग, ठीक है। मतलब थोड़ा सीजनल चेंज आता रहता है तो उसकी प्रोडक्शन अप डाउन होती रहती है, लेकिन ये एक अपने आप में सन के मूवमेंट के हिसाब से थोड़ा सा शिफ्ट होता है ओवरऑल, पर ये मेजर फिनोमिना है सरगैसम सी, इसीलिए वो एक सी स्टेब्लिश्ड सी है वो, ठीक है। इसको ये गोला जो होता है ना, इसको बोलते हैं जायर, जायर गायर जो भी बोलते हैं, जैसे ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा इनका ये सर्कुलेशन विंड का जो पूरा बनता है, तो जैसे इसको, इस गोले को नहीं,
पर जो पूरा विंड का सर्कुलेशन इस तरीके से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा। तो जैसे ये सरगासो सी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक गायर, जायर जैसे ही प्रोनाउंस करते हो आप लोग। ठीक, फ्री फ्लोटिंग सरगाजम वीड्स इन काम ब्लू वाटर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एकदम ठंडा वो काम रहता है पानी, कोई हलचल ज्यादा नहीं। ठीक है, ये ऐसे वीड्स उगते हैं ये, और ये ओवरऑल इस तरीके से दिखता है। थोड़ा सा पिक्सल्स फट गए, घर पे जाके आप अच्छे से देख लेना। ठीक है ना, इस तरीके से पूरा इसी दिखाई देता है। ये सरगैजम वीड्स की होता है, वीड्स के कारण इसी का नाम सरगैसो सी बन जाता है। ठीक है, ये स्विच कैनाल देखिए, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, रेड सी। ठीक, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो, कायरो। ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। जो चीज सामने आ रही है उसको रटते चलिए, देखते चलिए। ठीक है, कायरो, कायरो अगर पूछ लिया जाए द कैपिटल ऑफ इजिप्ट कायरो इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? नाइल रिवर, ये दिख रही है नाइल। ठीक है, यहां पर जाके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और ये डेल्टा बना लेती है यहां पर। ठीक है, ये है स्विस कैनाल। ठीक, एक और चीज पूछ सकता है, ये जो ये पार्ट है ना, ये ऐसा लग रहा है ना कि इजिप्ट यहां पर खत्म हो गया है, ये पार्ट सिनाई पेनिनसुला कहलाता है। ठीक है, ये एशिया में आ जाता है, अफ्रीका यहां पर खत्म हुआ, इजिप्ट फिर भी कंटिन्यू है थोड़ा सा। तो ये जो पार्ट है इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, ये इजिप्ट का पार्ट है। लिख लीजिए आप लोग, सिनाई पेनिनसुला बिलोंग्स टू इजिप्ट। अभी इसराइल और पैलेस्टीन की तनातनी चल रही है ना। हाँ, एक बार और, मतलब वॉर तो 1948 में मेजर वॉर हुआ था, 1966 में 67 में मेजर वॉर हुआ था इसराइल और पैलेस्टीन का। इसराइल ने इजिप्ट भी इन्वॉल्व हुआ एक बार वॉर में। इसराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला कैप्चर करा, अपना पूरा हक जमाया और फिर दान में वापस कर दिया। ये इसराइल की पावर। इसराइल कहाँ है, कहां पर है? यहाँ पर ये इसराइल है, ये ना लिखा तो इसराइल दिख नहीं रहा, ये इसराइल। वहां से नीचे की तरफ से कहां आके कैप्चर करेगा? वो यहीं पर है ना, सिनाई पेनिनसुला के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। तो ये कैप्चर करा, पूरा यहां तक आया, सब ले लिया, फिर वापस हट गया, अपने वापस चला गया। ये इसराइल ये है, ये पैलेस्टीन है। और जहां भी लड़ाई चल रही, ये स्ट्रिप है, छोटी सी पट्टी, गाजा स्ट्रिप। यहाँ पर है हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से। तो ये यहाँ से पानी से आर्म्स वगैरह सप्लाई होती हैं। ठीक है, ये सऊदी वाउदी ईरान वीरान जो भी भेजते हैं, तो यहाँ से सब ला ला के इस तरीके सप्लाई करते रहते हैं। ये नाक में दम किया हुआ है इसराइल के। जेरूसलम यार, जेरूसलम वैसे तो यूएस ने इसराइल को मतलब वो कर दिया घोषित, मतलब ऑफिशियली एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ आपका ही है। ठीक है, कैपिटल। लेकिन वो डिस्प्यूटेड है। अब्राहमिक रिलीजियंस जो होते हैं ना, जो कि आपके क्या बोलते हैं, ये इस्लाम, आपका क्रिश्चियनिटी, और ये जूस वाला जो होता है, जूस वाले को क्या बोलते हैं, यहूदियों के रिलीजन को, आपका ये, नहीं नहीं, जेरूसलम तो जगह का नाम है, जुदाइज्म नहीं। चलो बताऊंगा मैं। ठीक है, इस दरवाजे को बंद कर दो यार, मेरे को एकदम से रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये तीन रिलीजियन जो हैं, ठीक है, इन रिलीजन्स के बर्थ प्लेस को जेरूसलम तो सब क्लेम करते हैं कि हमारा है, हमारा है। एनीवे, वापस टॉपिक पे आते हैं। फिर ये देख लो, इसराइल, ठीक है, ये जॉर्डन, जुदाइज्म ही बोलते हैं ना, जुदाइज्म ही, ओके राइट, ठीक ठीक। ठीक है, ये जॉर्डन, ये क्या चीज है जॉर्डन? ये रिवर है, जॉर्डन रिवर। ठीक है, तो इसीलिए ये इसराइल का ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको वेस्ट बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट में है। ठीक है, तो अगर यही तेरे से लोकेशन देखे रहो, मान लो यही पूछ लिया कि इसराइल सराउंड्स विच कंट्री, या फिर इसराइल बॉर्डर्स विच कंट्री, तो जॉर्डन। ठीक है, ऊपर क्या है, लेबनन। लेबनन में भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चलता है, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ये भी नाक में दम किया, हाँ हाँ, ये भी नाक में दम किया रहता है इसराइल के। तो इसराइल बेचारा बहुत परेशान है, चारों तरफ से घिरा हुआ, अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो पूरी लड़ाई करता रहता है, वरना साफ कर दें इन लोग सब मिलके। इंटेलेक्चुअल रहे। आपने ओपनहाइमर देखी थी अभी? ओपनहाइमर में दिखाया था ना कि जो अपना ये ओपनहाइमर साइंटिस्ट था, ये भी ज्यूस था। उसमें पता चला मेरे को कि आइंस्टाइन भी ज्यूस था। एग्जैक्टली exactly. तो इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, साइंटिफिक कैपेबिलिटी, ये सब भी तगड़ी है। ठीक है, इसीलिए डिफेंस वगैरह सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। इरिगेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया इससे बहुत मदद लेता है, ड्रिप इरिगेशन और ये सब की बहुत मदद लेता है इंडिया। अभी कभी भी आप इसराइल इंडिया का रिलेशंस पढ़ोगे तो उसमें इरिगेशन रहेगा ही रहेगा, एज अ मेजर, क्या बोलते हैं, कोई बॉन्ड वगैरह या एमओयू कर रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसराइल की टेक्नोलॉजी, आयरन डोम टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है ना, ये हम लोग इसराइल से ही ले रहे हैं।
इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मिसाइल आ रही है, मान लो पैलेस्टीन ने छोड़ी, तो जैसे इजराइल का बॉर्डर है, तो यहीं पर छोटी छोटी मिसाइल है जो इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हवा में अंदर घुसने नहीं देंगे। उसका एक वीडियो भी पड़ा है, 3-1 साल पहले हमला किया था, तो पूरे आसमान में पटाखे जैसे फूटते जा रहे हैं, यहाँ से लॉन्च होकर पूरे रात का वीडियो लोगों ने बना के डाला था यूट्यूब पे। ठीक है, चलो तो ये देख ली ना आपने इजराइल की पोजीशन, इजराइल न्यूज में, तो थोड़ा सा इसकी पोजीशन देख लो। ये वाला, ये रिवर कौन से, जॉर्डन रिवर, ठीक है ना, ये कंट्री कौन सी, जॉर्डन, फिर उसके ऊपर सीरिया, ये लेबनन, जस्ट ऊपर लेबनन, नीचे क्या है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, जॉर्डन, ये पूरा एशिया का पार्ट है, और जॉर्डन के इधर पे फिर जस्ट नीचे सऊदी अरेबिया। ठीक है, फिर और हम अभी कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे ना, तो एक एक कंट्री देखेंगे, पोजीशन, उसकी कैपिटल रटेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये पनामा कैनाल है, ठीक है, छोटी सी वाटर बॉडी है ना, तो क्या बोलते हैं, यहां से कैनाल निकाला है, ये किसको जोड़ रहा है, पैसिफिक ओशन, कैरिबियन सी है पर मेजर ओवरऑल अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पर जो आइलैंड्स रहते हैं ये सब, ठीक है, कैरिबियन आइलैंड्स कहलाते हैं, वेस्ट इंडीज वगैरह, ठीक है, हेती, ये सब इधर ही आता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये कौन सा हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का, ये मलेशिया, यहाँ पर सिंगापुर है, लिखा भले इधर है, ये सुमात्रा है। ठीक है, आपका इंडोनेशिया का पार्ट है, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया। ये वाला स्टेट क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, पाक स्टेट, जोरास्ट्रियन, जोरास्ट्रियन ईरान वाला है ना, जिंद अवस्था जिनकी किताब है वो अलग। हाँ, वो फायर गॉड को वर्शिप करते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें एमपीपीएससी में नहीं, यूपीएससी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग, मजा आता है इन गप्पों में लेकिन वापस टॉपिक पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ यंग फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने क्या सिखाई, इस पे गोला मारो, ताकि ये नॉट और इनकरेक्ट ये एकदम ध्यान में रहे, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते डी तक। अब देखिए फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, यंग भूल जाओ, सिर्फ बताओ फोल्ड माउंटेन्स। अभी अपन ने पढ़ा ना कि जैसे वॉल्केनो फट के निकले तो वॉल्केनिक, एग्जैक्टली तो क्या होता है कि जैसे ये चीज तो क्लियर हो ही चुकी अब तक कि पूरी अर्थ जो है वो प्लेट्स पे नाच रही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये आपस में आती गई। ठीक है, ये धरती के अंदर एक क्या बोलते हैं, जो ट्रैप्ड हीट है, जब वो बनी थी उसके दौरान जो मतलब पूरा कंडेंस होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मटेरियल्स जो पड़े हैं उनका डीके और एनर्जी जो निकलती रहती है, उसके कारण सेल्स बनते हैं धरती के अंदर। ठीक है, वो मैं काम का नहीं पर ऐसे ऊपर से बता रहा हूं आपको, सेल्स बनते हैं, उसको आर्थर होम्स कन्वेक्शन सेल्स बोलते हैं, वो हीट ट्रांसफर का काम करते हैं। तो अगर वो सेल्स, जैसे मान लीजिए धरती है, ये प्लेट्स उन धरती पे, अगर ये सेल्स इस तरीके के बन रहे हैं, पूरे सेल्स कंप्लीट सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेल्स इस तरीके के बनते हैं, जो भी इसके ऊपर प्लेट रहेगी वो इस डायरेक्शन में पुल होती चली जाएगी। ठीक है, ये सेल्स इस तरीके से बना तो ये पुल होती गई। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में सेल्स बन रहे होते तो ये डाइवर्जेंट प्लेट्स हो जाती, दूर जाने लग जाती। ठीक है, तो ये बताना मेरा होता है कि ये प्लेट्स ऐसे ही नहीं बस खिसकी जा रही है हवा में, कि कोई इधर चली जा रही है कोई उधर चली जा रही है तो आपस में टकरा गई, ऐसा नहीं है। ये ड्राइव कर रहे हैं, धरती के अंदर का मैकेनिज्म ड्राइव कर रहे हैं इनको। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, आर्थर होम्स कन्वेक्शन सेल्स, लिख लीजिए आप लोग, वैसे काम का नहीं है पर फिर भी। कन्वेक्शन सेल्स, कन्वेक्शन मतलब हीट ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अब दोबारा इस पे नहीं आएंगे, आर्थरोम्स कन्वेक्शन सेल्स पे, जैसे पासिंग रेफरेंस में बता दिया। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो प्लेट्स टकराती हैं आपस में, और जब हमको ये लगता है कि प्लेट्स बड़े आराम से टकरा रही हैं, जैसे हम लोग एरोप्लेन को देखते हैं ना, तो कितना आराम से जाते हुए दिखता है, या जेट प्लेन तो बहुत ही आराम से, पर वो वहां पर बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस के कारण सन, अर्थ और सन कितनी स्पीड से, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की स्पीड पर सेकेंड पर आवर के स्पीड से, पर हमको ऐसा लगता है कितने आराम आराम से, चांद अभी यहाँ था अभी यहीं पहुंचा है। ठीक है ना, तो वो डिस्टेंस के कारण, उनके मास के कारण। ठीक है, तो वैसे ये प्लेट्स भी बहुत स्पीड से जाती हैं, टकराती हैं आपस में, बहुत हैवी बल्क टकराता है, पर वो फील नहीं होता, इतना मास और सारी चीजें। ठीक है, जब ये आपस में टकराते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं कुछ कांच ही किसी चीज पे मार दूं, ठीक है, तो चुरकना हो जाएगा, फूट जाएगा उसका कुछ पोर्शन। ठीक है, तो वैसे ये टकराते हैं तो ये भी चिप होते हैं, टूटते जाते हैं आपस में, टकरा टकरा के घिसते हैं। ठीक है, चिप होते हैं। ये जब और पास आते हैं तो जो चिप्ड मटेरियल रहता है, ये क्या करता है, दबाव के कारण ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है, और उठते 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 ये क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस, या फिर एक पर्टिकुलर माउंटेन बना डालता है, जो माउंट एवरेस्ट, हिमालयाज। माउंट एवरेस्ट एक पीक है, हिमालयस पूरी रेंज है।
जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स, K2, गॉडविन, ऑस्टिन, ये सारी चीजें। हुआ क्या यहाँ पर, कुछ मटेरियल पड़ा था वो फोल्ड होता गया है दबाव के कारण, फोल्ड होता गया, जैसे अपन कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं या फिर वैसे फोल्ड्स डेवलप हो गए, ठीक है ना। ये फोल्ड्स मतलब किसी दबाव डाला तो जैसे कुछ कागज ही है, कागज पे दोनों तरफ से ऐसे करो तो वो फोल्ड होकर ऊपर उड़ जाएगा, तो वैसे दो प्लेट्स आपस में ही फोल्ड हो गए, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स। अब आते हैं यंग, जैसे कि वही डिस्टेंस और मास है, वैसे अर्थ 14 बिलियन ईयर्स अगो, 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स, अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये टाइम फ्रेम इतना ज्यादा है कि हम ह्यूमन लाइफ स्पैन जो कि 60, 70, 80 तक की रहती है, हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा है। लेकिन जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जब से धरती पूरा बनना चालू हुई, यूनिवर्स पूरा बनना चालू हुआ, तो उसके लिए बहुत कम है। कितना यंग, हिमालय सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स माना जाता है पूरी धरती पे, हिमालय को सबसे यंग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स में। पर उसकी उम्र भी कितनी, 60 टू 65 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है, 60 टू 65 मिलियन ईयर्स। तो हमारे लिए बहुत लंबा समय, लेकिन अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स, लिख लो इसको, हिमालयाज। ये एज है हिमालयाज की, और फिर ब्रैकेट में डाला ना यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अब देखिए एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, कि जैसे आपको कभी रॉकीज और एंडीज तो पता है आपको, ठीक है। अच्छा हाँ, एक सेकंड, ये हिमालयाज जो बन रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये बड़ी प्लेट है, ये बड़ी प्लेट है, ये पूरी हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है ना, ये फोल्ड होकर इस तरीके से बन रहे हैं। तो ये कौन से दो प्लेट के बीच में है, एनीवन, ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, ठीक है, ये एक ऐसी प्लेट है जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया तक गई है ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेट ऑस्ट्रेलिया तक गई है, मतलब ये पूरा ऑस्ट्रेलिया, फिर बीच में जो ओशियन पड़ रहा है, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, ये सब एक ही साथ प्लेट है पूरी, ठीक है। और ये वाला प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया वाला, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रल प्लेट भारी है, ये क्या कर रही है, भारी जो चीज होती है वो नीचे दबती है, सबडक्ट करती है। तो ये क्या होता है, जैसे ये प्लेट इससे टकराती है इंडस्ट्रियल प्लेट से, तो खुद नीचे दबती है, तो ऐसे उठाती है, उचकाती है इसको, किसको, यूरेशियन प्लेट को। तो यही जो चिप होता है, सारी चीजें उचकते रहते हैं ये। अब सोचो आप, ये चीजें हिल रही हैं, इसी से क्या आता है, अर्थक्वेक्स। जो भी आप पढ़ते हो ना कि आज नेपाल में अर्थक्वेक आ गया, दिल्ली तक पहुंच गया वो अर्थक्वेक, यूपी तक पहुंच गया, वो इसी कारण से आता है, क्योंकि जब ये धमाधम हिलती हैं आपस में टकरा के, जर्क मारती हैं, तो अर्थक्वेक आता है। ये कारण है। प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आप समझ गए, बेस रीजन, इस धरती पे जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, मेजर ये अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस टाइप, मतलब ऐसा नहीं आप बोले कि पहाड़ गिर गया या मतलब वो हवा से इरोड हो गया, वो फिर एजेंट्स ऑफ इरोजन है। पर मेनली वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब जो भी फॉल्ट्स, फ्रैक्चर्स, ठीक है ना, फोल्ड्स, ये सारे क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण। ये जो प्लेट ऐसे मुड़ती चली जा रही है, चलती जा रही है, तो टकराती है, पीस के निकालती, तो हिमालय जैसे माउंटेन्स खड़े हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, फिर जैसे सबडक्शन भी इसी तरीके से होता है। देखिए जैसे मान लीजिए भारी प्लेट है, ठीक है, ये सबडक्ट कर गई, नीचे अपने को पता है मैग्मा रहता है, एस्थेनोस्फेयर इस लेयर को पढ़ते हैं अपन, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इसके बाद पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैग्मा एकदम गर्म रहता है, टेम्परेचर भयंकर, ये सॉलिडिफाई हो होकर ही क्रस्ट बना है पूरा, ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट क्या है, बसाल्ट पत्थर, बसाल्ट पत्थर क्या, इग्नियस रॉक, मैग्मा से ही बना है। आपका जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कौन सा पत्थर है, ग्रेनाइट, वेरिएशंस भी रहते हैं पर मेजर मेजर यही पत्थर है, ठीक है ना। तो ग्रेनाइट, एंडेसाइट, और भी प्रकार के अलग पत्थर रहते हैं, अभी हम मेजर पत्थर दो, जो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक है ना, मैग्मा से ही निकला था, ऊपर सॉलिडिफाई हो गया, कूल हो गया, ऊपर आके ठंडा हुआ एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके। तो जैसे ये यहाँ पर गया, ये अब यहाँ क्या होगा, ये वापस से पिघलना चालू हो जाएगा, ये पिघलेगा, बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, इससे रहा नहीं जाएगा यहाँ पर, ये अंदर इससे फोड़ के निकल जाएगा, वॉल्केनो बन गया। यही तो है वोल्केनिज्म। या फिर कभी इस प्लेट में कोई क्रैक आया, फॉल्ट आया किसी कारणवश, ये मैग्मा को लगा यार अच्छी खासी जगह में बाहर निकल जाता हूँ, निकल गया, वॉल्केनो आ गया। ऐसी है वोल्केनिज्म का प्रोसेस पूरा, राइट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, इससे हिमालय आया है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है आपका पूरा, ठीक है। ये पनामा हो गया, सेंट्रल एशिया,
ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जब बोलते हैं तो जो बड़ी प्लेट है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ही है, पूरा कॉन्टिनेंट अपने आप में एक प्लेट है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका जब बोलते हैं तो अपने आप में ये एक प्लेट है, ठीक है। अब आप देखो ये एक प्लेट है और यहां पर फिर एक पूरी प्लेट आ जाएगी। कौन सी प्लेट आएगी? इस तरफ कौन सा ओशियन होता है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के? पैसिफिक ओशियन, है ना। उसके उधर अटलांटिक ओशियन, यूरोप। ऐसे याद कर लो, यूके और अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। यूके और अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन है। दोनों खतरनाक प्लेयर्स है ना, एमआई और सीआईए, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं आपका यहां पर, एमआई बोल दिया, एमआई है ना, एमआई तो मिशन इम्पॉसिबल हो गया। वो इनकी एजेंसी का नाम, हाँ। अरे जेम्स बॉन्ड किस एजेंसी में काम करता भाई? अभी अपना दिमाग ज्योग्राफी में लगाना चाहिए, उधर जा नहीं रहा है, सही बात है। तो देखो ये पैसिफिक ओशियन प्लेट है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन प्लेट है ये। अरे इधर आओ यार भाई, वापस आओ वापस आओ, बाद में समझ जाएंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशियन, ये भी आपस में क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं ना आपस में। तो यहां पर पूरा क्या बनता है? नहीं नहीं, वॉल्केनो कहां से आ जाएगा? रॉकीज। रॉकीज क्या हो गए अब समझ जाओ, रॉकीज क्या है? फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि दो प्लेट्स टकरा रही हैं, ठीक है। यहाँ साउथ अमेरिका में कौन से माउंटेन्स हैं? एंडीज। एंडीज समझ जाओ क्या है, दो प्लेट के इंटरेक्शन के बीच पिस रहे हैं आपस में, क्या कौन से माउंटेन्स है ये? फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स का टॉपिक डाल के 3 एग्जांपल्स तो ये लिख ही लो। रॉकीज, रॉकी माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। ऐसे ही यूरोप में एल्प्स, वो भी लिख लो, एल्प्स इन यूरोप, हिमालयज इन एशिया। ठीक है, 4 एग्जांपल्स हो गए। रॉकी कौन से कॉन्टिनेंट में? ब्रैकेट में तो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। डायग्राम में बना लिया, गुड। साउथ अमेरिका एंडीज, फिर उसके बाद हिमालयाज, एशिया, फोल्ड माउंटेन्स, और एक और नोट कर लो, एल्प्स, एल्प्स इन यूरोप। ये सब क्या हो गए? फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स की प्रक्रिया भी समझ ली। अब टॉपिक पढ़ेंगे फिर, लेकिन मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं ऐसी पासिंग में, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है। ये एल्प्स यूरोप। वैसे ही अब फोल्ड माउंटेन्स बन गए, वैसे ही आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स भी बता दिया। तो एक ऐसी रफ रफ में समझ लो, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है। आपने वैसे एमपी का पढ़ा होगा तो पता चल ही गया होगा आपको। अच्छा पढ़, चलो ठीक है, आप पढ़ चुके होगे, लेकिन ये नए हैं, ये जो कुछ बच्चे बैठे, तो मेरे को तो कोर्स पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। अच्छी बात है, आप रिवाइज कर लो, ठीक है। तो जैसे मान लो ये धरती की सतह है, ठीक है, सीधी बना लेते हैं। ये धरती की सतह है, कहीं पर किसी प्लेट मूवमेंट के कारण या हरकत के कारण यहाँ पर फ्रैक्चर पड़ गया। भाई दीवार, जैसे अपन बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग नहीं बैठती है एक टाइम बाद, तो दीवार पे क्रैक आ जाते हैं, बीम क्रैक हो जाती है। तो जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर में इतना क्रैक आ जाता है, तो ये तो धरती है, ठीक है। कितना बड़ा स्ट्रक्चर है और मूवमेंट भी हो रहा है। बिल्डिंग तो स्थिर रहती है, जरा सी उस बैठती है बिल्डिंग, वजन लेती है और निपट लेती है, क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं दीवार पे। तो वैसे ही धरती पे भी क्रैक्स आते हैं, यहां भी कहीं क्रैक्स आ गया, इसको फॉल्ट्स, फ्रैक्चर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को फॉल्टिंग बोल लेते हैं। अब वो नॉर्मल फॉल्ट्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये नहीं बताऊंगा कि हैंगिंग वॉल, ये सब चीजों की जानने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। पर आप ये जान लो कि जैसे ये चीजें हैं, कहीं पर भी वजन के कारण ये धस गया, या फिर किसी कारण से ये अपलिफ्ट हो गया, कहीं नीचे कुछ उसका फोर्स हुआ कुछ भी, ठीक है, ये वजन के कारण धस गया। तो अब हमको क्या दिखने लग जाएगा, ये पोर्शन अगली अगली पिक में कैसी हो जाएगी, कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा धस गया, ठीक है ना। तो ये जब भी हम पहाड़ पे चल रहे होते हैं, तो जो साइड में घाटी रहती है उसको क्या बोलते हैं? वैली, है ना। जैसे अपन कार लेके कहीं आप ट्रेवल करोगे बस वस में, तो देखा होगा आपने, अरे बहुत घाटी है बहुत घाटी है, तो वो क्या कहलाती है? वैली, ठीक है, घाटी वैली। तो जो ज्योग्राफिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं? ग्रेबन, ठीक है। और ये पहाड़ ऐसे अभी दिख रहा है, हो सकता है कि यहां कहीं और भी गड्ढा हुआ हो। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो ये एक तरीके का माउंटेन दिखने लग गया अब, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, और ये ब्लॉक जैसा दिख रहा है एकदम, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। और इसको ज्योग्राफिकल टर्म में बोलते हैं हॉर्स्ट, HORST, ठीक है। नोट कर लो इसको, इतना ही है ब्लॉक माउंटेन, और कोई नहीं है। फिर यहां पर एक होगी, फिर ये अपने आप में एक ब्लॉक माउंटेन है,
इसका बेस्ट एग्जांपल कभी भी समझाना, ब्लॉक माउंटेन कभी मेंस में भी आ जाए लिखने को, ये डायग्राम बनाया, फॉल्टिंग वॉल्टिंग थोड़ा बहुत बताया, और एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, इसमें भर देना सीधे। ये क्या हो सकता है आपका? विंध्याचल, फिर ये नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा रिफ्ट वैली हो गया, ठीक है। फिर ये आपका सतपुड़ाज, फिर ये आपकी तापी, ऐसे ही बह रहा है ना सब सिस्टम पूरा। ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, लिख लो ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, ग्रेबन, हॉर्स्ट, ठीक है। और एक आध दो एग्जांपल लिख लो। वॉसजेस, VOSGES, माउंटेन्स इन यूरोप, ठीक है। एक वो होती है आइसक्रीम आती है ना, कौन सी, नहीं नहीं कसाटा नहीं ब्लैक फॉरेस्ट केक, ब्लैक फॉरेस्ट के, ब्लैक फॉरेस्ट लिख लो, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। ये है आपका जर्मनी, यूरोप, जर्मनी कॉमा यूरोप कर लो, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स, ये भी ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। ये कहां पर है? जर्मनी, यूरोप, ये भी क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। विच वन इज नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन? तो नॉट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, रॉकी तो है यार, तो ये तो नहीं हो सकता। हिमालय तो बिल्कुल यंग फोल्ड माउंटेन है, हिमालय तो यंग भी बता रहे, सबसे सब मतलब यंग सभी है, पर ये यंगेस्ट है हिमालय। एल्प्स यूरोप में है, तो कौन सा बचता है? सियरा निवादा। सियरा निवादा क्या है? ब्लॉक माउंटेन है, कहां पर? कैलिफोर्निया, यूएस, लिख लो। सियरा निवादा इज अ ब्लॉक माउंटेन इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, सियरा निवादा, ठीक है। ये कहां पर है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज इज डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मतलब अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर या न्यूज वगैरह सुनते रहते हो तो इतना तो पता ही रहता है। कौन सा? इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना की दूसरी बॉर्डर को एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOAC, लिख लो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑब्लिक मैकमोहन लाइन। ये ओवरलैप नहीं करती हैं, अलग अलग हैं, ठीक है ना। पर ये अगर आ जाए तो इंडिया और चाइना की है ये बॉर्डर, ठीक है। चाइना अफगानिस्तान की नहीं पता। पाकिस्तान एंड इंडिया, इसके बीच कौन सी बॉर्डर है? LOC तो है ही, दूसरा नाम रेडक्लिफ लाइन। ये सब कौन है? ये सब कौन है? ये जो आपके क्या बोलते हैं, मैकमोहन, रेडक्लिफ, ये ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स हुआ करते थे। जब ब्रिटिश पार्टीशन वगैरह प्लान आउट करते थे तो इनको भेजते थे, ये पूरी स्टडी करके लाइन डिसाइड करते थे, तो इन्हीं के नाम पे लाइन रख देते थे, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, रेडक्लिफ लाइन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरंद लाइन, गुड। मोर टाइमर दुरंद शायद नाम था, मोर टाइमर, मोर टाइमर दुरंद ऐसी कुछ था, तो वो दुरंद लाइन उनके नाम से हो गया कि ये क्या हो गया। अच्छा, ठीक है, हो गया, ये लिख लिया पूरा, नोट डाउन। ये देख लीजिए, अब ये फॉल्ट्स आए, पैरेलल फॉल्ट्स, मतलब एकदम बराबर में, ये इनको इधर इधर खींच रहा है। जब इधर और इधर फोर्स लग रहा है, ये धरती के, भाई हो सकता है नीचे कन्वेक्शन सेल्स या जो भी चलती है, तो ये खिसक रहे हैं जब, तो ये धस गया अंदर, जैसे साइड से कॉन्टेक्ट टूटा, ये धस गया अंदर, तो ये क्या बन गई? रिफ्ट वैली, जिसको हम लोग ग्रेबन बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज देखो, ये धसा तो ये ऊपर रह गया, तो जब ऐसे आगे चल के देखा पैरेलल फॉल्ट्स में, ठीक है ना, ये ऊपर टाइप का खिसका, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स, इसको बोलते हैं हॉर्स्ट, ठीक। वैसे ये देखो, यही हो गया ना आपका रिफ्ट वैली, ग्रेबन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज। ये कौन सा एग्जांपल सबसे बेस्ट? बोलते जाओ। विंध्याचल, ये क्या है? नर्मदा रिफ्ट वैली, ठीक है। ये क्या हो गया? सतपुड़ा, फिर ये तापी। मैकमोहन लाइन क्या है? इंडिया चाइना ऑक्यूपाइड, ये पढ़ लेना आप, वही चीज है जो भी बताइए, ठीक है। चलो, ट्रक फार्मिंग, इसका क्या आंसर होगा? ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ वेजिटेबल्स, कैसे? बिल्कुल, ये मतलब एक वो था, मतलब एनसीईआरटी वगैरह में एक आध लाइन में दिया भी रहता है कि ट्रक फार्मिंग आजकल बहुत प्रचलन में आ रहा है। बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे अर्बन एरिया है, ठीक है, अब हम लोग को देखो कहीं MP नगर में ढूंढ लो, कहीं भी देख लो, ऐसी जगह है कि सब्जी उगा सके,
ठीक है। सीरियल्स देखो, मिल्क और सीरियल्स और पोल्ट्री। मिल्क तो आपने देखा ही है, अपना मतलब मान लो आप लोग कुछ नहीं जानते ऐसे, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि यार सीरियल्स तो ऐसी चीज है, ऑप्शन दिमाग लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना। सीरियल्स ऐसी चीज है कि यार कहीं भी बोए, लोग एक एक साल तक गेहूं रखते हैं घर में, एक एक दो दो साल तक नीम की पत्ती डाल के, दवाइयां डाल के रखते हैं। तो सीरियल्स कोई ऐसा नहीं होगा कि एकदम ट्रक में फार्मिंग हो गई, मान लो वैसे भी ना समझ में आए कि ट्रक फार्मिंग, इन्होंने तो कॉन्सेप्ट सही बता दिया कि एक्चुअल में है ये, पर ऐसी सोचो कि ट्रक में फार्मिंग कर रहे हैं। मान लो बेसिक से सोचो कि ट्रक है, आदमी आज सो रहा है जो भी ट्रक में बिछा के, और अपने पीछे फार्मिंग कर रहा है, खेती कर रहा है किसी चीज की, वही ट्रक में मिट्टी डाल ली है। सोच लो, क्या सीरियल्स उगा पाएगा ट्रक में? नहीं उगा पाएगा। और अगर ट्रक से ला भी रहा है तो भी नहीं। दूध, दूध में फार्मिंग क्या करेगा, तो गाय देगी दूध। और देखा ही आपने किस तरीके से सुबह सुबह सांची की व्हीकल्स जो रहती हैं तो वो है ना। पोल्ट्री, पोल्ट्री देखा ऑटो में जाते हैं, कभी देखा ट्रक में पोल्ट्री जा रही है? खुले ऑटो में लेके जाते रहते हैं, इतने फड़फड़ाते हैं, उनके पंख उड़ते रहते हैं रोड पे, देखा ही होगा। तो ऑब्वियसली एक तुक्का ही मारोगे तो वेजिटेबल्स जाएगा। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्या बोलते हैं, अर्बन सेंटर्स जो होते हैं उनमें क्या बोलते हैं, बाकी चीजें तो सप्लाई हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन वेजिटेबल्स पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल मतलब जो पेरिश हो जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं एक टाइम बाद, ठीक है, पेरिशेबल। जब भी आप वेजिटेबल्स या एग्रीकल्चर के उसमें पढ़ोगे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पढ़ोगे कि ये पेरिशेबल्स हैं। पेरिश मतलब खत्म हो जाने एक टाइम बाद, ठीक है। और सीरियल्स वगैरह जनरली क्या है, नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पेरिशेबल, तो इन्होंने ये डिसाइड करा कि अर्बन सेंटर्स के आसपास कोई भी, जैसे जैसे यहां से मान लो सीहोर मान लो, शंगाबाद रोड मान लो, यहाँ आसपास गांव रायसेन रोड मान लो, यहाँ जो आसपास गांव है, तो यहाँ इंटेंसिव, बहुत ज्यादा इंटेंस क्या करा जाए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब उगाए जाए। फ्रूट्स मतलब नॉर्मली जो लोकल फ्रूट्स, ऐसे एप्पल वगैरह नहीं, वो तो वहां से ही आते हैं हिमाचल प्रदेश वगैरह से, पर और वेजिटेबल्स फिर ये आके रात भर में ट्रक में लाके यहाँ बेचे जाए, ताकि वो खराब ना हो। सब्जियां अपन लोग फ्रिज में रखते हैं 4-4 दिन, तब भी लौकी खराब सी होने लग जाती है। तो ये ओवरनाइट लाके ट्रक फार्मिंग, जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया, ये है कॉन्सेप्ट। और अगर आप थोड़ा सा भी मान लो नहीं भी जानते, कभी नहीं सुना ट्रक फार्मिंग, तो ऐसे दिमाग लगा के कर सकते थे, ठीक है ना। अपने डिस्कशन करने का मोटिव ये भी था कि जानने की ट्रक फार्मिंग क्या होता है, ताकि कभी दोबारा आए, कहीं मेंस में, कभी कोई किसी और चीज रिलेटेड, तो वो भी कर पाओ। क्योंकि ये पूछ चुका है, पूछा हुआ गलत कर दिया मतलब गड़बड़ है, ठीक है। मतलब आपने स्ट्रेटेजी एनालाइज नहीं करा, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो पेपर को। पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ाई तो आप चालू कर ही दोगे, लेकिन जो आ चुका है, जो पूछ चुका है, वो आप कर पा रहे हो क्या? थोड़ा सा ये देखो। और अगर मान लो अपने को कुछ भी नहीं आता, तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है ब्लैंकली कि यार ट्रक फार्मिंग कभी सुना ही नहीं है, क्या मार्क करूं क्या मार्क करूं, दिमाग लगाओ ना। तुक्का ही लगा रहे हो तो तुक्का थोड़ा दिमाग से लगाओ, गलत हो गया तो देखा जाएगा फिर, ये चीज है, ठीक है। चलो, टाइम 12-13। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये तो आपका एमपी का क्वेश्चन है, इसे गलत डाल दिया, कर ही लोगे, है ना। इसमें से सबसे मजेदार चीज एमपीपीएससी और यूपीएससी में ये डिफरेंस है कि यूपीएससी में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, और वो सही है चार, ये अपने आप में सही रहे, अपने आप में। और उसमें देखा 1 2 3 2 3 4, मतलब उसमें आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं भी पता हो ना, तो आप नहीं कर सकते इस सवाल को। ये टफनेस लेवल है। और इसमें आप देखो, एक बता दो कोई मेरे को, आप एक बताओ इसमें से जो आप जानते हो, कोई एक बताओ जिसके आप लोग कॉन्फिडेंट हो एकदम। तवा की नर्मदा है, तवा की नर्मदा कॉन्फिडेंट हो? डी का 3, डी का 3, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। आप बताओ कोई एक, आप बताओ, तवा का छोड़ के बताओ। बेतवा का यमुना है, ठीक है, ए का 2 है, ए का 2 है, बाकी ऑप्शन खत्म। ये सिंप्लिसिटी इस पेपर की, ठीक है। बस एक में आपको कॉन्फिडेंस रहना है, पर ये हमेशा नहीं होगा। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ए का 3 ही जानते हैं, तो 2 बार हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरीके से गेम को एलिमिनेट करके निपटाया जा सकता है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, बहुत सारी चीजों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का क्या बताए थे, 3, ये बी। अब यहां पर रट लो, जिसको जो चीज नहीं पता तो यही खत्म करो रट के। तवा की है नर्मदा, ये तवा होशंगाबाद में निकलती है ना, छोटी सी नर्मदा। वेन गंगा, आप यही सोचो, वेन गंगा एकदम ये मध्य प्रदेश, फिर ये महाराष्ट्र इधर पे, तो वेन गंगा यहाँ से निकलती है, पेंच इधर से है ना, इधर क्या बोलते हैं, छिंदवाड़ा पेंच से इधर से वेन गंगा, तो ये नीचे गोदावरी बहते हो जाती है, तो गोदावरी हो गई। तो और कुछ भी नहीं पता तो चलो, जिसको वेन गंगा का गोदावरी, सी का 2, सी का 2, सी का 2, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, सी का 2 और सी का 2, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। फिर जैसे शिप्रा है, शिप्रा का मान लो आपको पता है कि चंबल है, बी का 1, बी का 1, लो ये भी हट गया, ये सही हो गया। ऐसे करके थोड़ा सा, है ना, जो ऐसे नहीं ब्लाइंडली नहीं कि सबका रटा हुआ तभी हो पाएगा मेरे से सवाल, ये इस तरीके से पेपर सॉल्व करो, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, विच ऑफ द, अबे क्या होगा,
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन कोल एंड पेट्रोलियम? सबसे पहले कोल और पेट्रोलियम कौन से फ्यूल्स कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स किसी टाइम पे सबडक्शन हो जाता है, दब जाते हैं, दबे पड़े रहते, टेम्परेचर प्रेशर का झेलते 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर हमको ये पता है बेसिक कॉन्सेप्ट कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, कोल और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, तो ये आराम से हो जाएगा। अब दूसरी चीज अपन देखें, रॉक पूछ रहे, चलो ठीक है, रॉक सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, कौन से 3 प्रकार के रॉक होते हैं? 3 प्रकार के रॉक्स कौन से होते हैं? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। क्या होता है इग्नियस रॉक्स? क्या होते हैं? इग्नियस आग, इग्नियस एकदम मतलब जला देने वाला, तो जो मैग्मा फट के अंदर से निकल रहा है। अब आप सोचो, जो मैग्मा फट के अंदर से निकल रहा है, प्लांट्स एनिमल्स कुछ बचेगा क्या? कितनी बड़ी से बड़ी हड्डी डाल दो सब गल जाएगा, वो इतना हॉट होता है। मॉल्टन, मॉल्टन पूरे टाउन्स को इवैक्यूएट करवाया जाता है कि सब हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, घर वर सब जल के राख हो जाता है, लोहा पिघल जाता है, फिर ये हड्डियां और ये पेड़ वेड़ क्या है, इतना गर्म रहता है वो मैग्मा जो अंदर से निकलता है। तो इग्नियस रॉक्स में कभी फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है दूसरा, ये ऑप्शन हट गया। अब देखो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक तरीके का क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स है, ये भी हट गया। ठीक है, अब बचा मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स मतलब जो रिमेन्स, जो बचे कुछ थोड़ा बहुत सेडिमेंट्स रह गए, झाड़ू लगाए हल्के फुल्के सेडिमेंट्स धूल के रह गए, तो वैसे आप धूल की परत देखो अपने घर पे। ठीक है, जैसे यहाँ है चेयर पे, रोज साफ करते रहो, एक टाइम पे इतना लूज रहता है, फूंक मारो तो धूल उड़ जाती है, फिर एक टाइम पे कागज से घिसना पड़ता है, और एक टाइम पे ऐसे जैसे पंखे के ऊपर देख लो, छुड़ाते छुड़ाते जान निकल जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली दबती रहती दबती रहती दबती रहती। वैसे पत्थर, इनको दबाता जाता और एकदम पतली चट्टान, जैसे आप पढ़ते हो ना बेढंग की चट्टान सिंगरौली में, ये चट्टान, तो ये पूरी एक क्या बोलते हैं, परत, परत। ये परत क्या है? ये परत दो पत्थरों के बीच में दब गई, सेडिमेंट्स की लेयर बन गई, लेयर, ये लेयर है। सब चीजें सामने ही है, एग्जांपल्स है ना, कि ये क्यों कैसे बन गई, कोल कोल की लेयर, बेढंग की चट्टान सिंगरौली में कैसे बन गई है? क्योंकि ये कभी प्लांट्स और एनिमल्स दब के इस तरीके से पूरी एक लेयर बन गई। तो सेडिमेंट्स की लेयर्स जो बनते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे तो हम लोग किस पे फोकस, ये आपको रॉक सिस्टम तो समझ में आ चुका है, हम इसके एग्जांपल्स रटेंगे बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं, ताकि पूछ ले लाइमस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक, 4 टाइप ऑफ रॉक दे दिए, तीन टाइप का रॉक, या फिर नन ऑफ दिए, और क्या देगा, चौथा कौन सा देगा? ठीक है, या फिर ऐसा दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, और 4 टाइप के रॉक्स दे दिए तो हम बता सकें, कि जैसे ग्रेनाइट दे दिया तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, तो बाकी 3 होंगे। ठीक है, लाइमस्टोन होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, तो सेडिमेंट्री हो गया, इग्नियस बन गया, सेडिमेंट्री बन गया, सेडिमेंट्री हमारा आंसर है ही, इग्नियस बन गया, सेडिमेंट्री रख गया। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो बने हुए हैं वो अंडर हीट एंड प्रेशर, इंटेंस हीट एंड प्रेशर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मेरे को अभी याद आ रहा है, स्लेट जैसे पत्थर है। ठीक है ना, स्लेट क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। स्लेट जो आप नॉर्मल स्लेट है ना, चौक वगैरह ये सब वाला जो स्लेट रहता है, चौक तो लाइमस्टोन होती है, स्लेट जो रहता है, तो स्लेट कन्वर्ट्स इनटू शिस्ट। ठीक है, स्लेट कन्वर्ट्स इनटू शिस्ट, तो शिस्ट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। ऐसे बतेरे एग्जांपल्स हैं, अभी अपन वो पढ़ेंगे तो लिखवाएंगे, अभी भी नोट करना तो कर लो। पर स्लेट सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट भी किसी चीज में चेंज होता है मेटामॉर्फोस में, उसके एग्जांपल्स अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 प्रकार के पत्थर, कोल और पेट्रोलियम। फॉसिल फ्यूल्स कहां पर होता है, ये बेसिकली आपको जानना चाहता है सेडिमेंट्री रॉक। ये दोनों तरफ से क्वेश्चन हो सकता है, जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वाला एक टॉपिक था उसमें ही पढ़ोगे तो यही जानोगे कि फॉसिल फ्यूल क्या बनता है, एक लाइन में कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अपने आप कर ले जाओगे। और नहीं तो रॉक सिस्टम तो अपन पढ़ते ही है, उससे भी करा जा सकता था ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मैंने आपको बताया था कि ये नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड्स और क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनकी मैं आपको लिस्ट दूंगा, वो रटना ही होता है, आप लोग अपने अपने तरीके से निकालें। जैसे अंशी डंडेली, तो आंध्र प्रदेश फॉर एग्जांपल, या कर्नाटक, कर्नाटक में जैसे, तो आप लोग ऐसे अरे नाटक मत कर अंशी, एक डंडा मारूंगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा आपको, वो रटना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं। मैप्स देख लो, गूगल गूगल पे मैप्स बार बार करके, ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर है, कहाँ पर ओरांग नेशनल पार्क? हाँ, ओरांग। ठीक है, देखना ये ORANG, उसको अभी नाम चेंज करके राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क कर लेना इसको याद से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, मैं हिंट दे देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, स्टेट आप लोग पता करके आना, अभी मत ढूंढो, ओरांग लिख लो, ओरांग नेशनल पार्क, इसको नाम कर दिया राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, लिख लो, और आगे गैप छोड़ दो, और फिर वो भरना आप गैप कौन से स्टेट में। ठीक है, तो ऐसी मैं पूरी आपको लिस्ट दूंगा। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट, अच्छा देखो, ये भी बहुत रैंडम नहीं पूछता, यूपीएससी बहुत पूछता है रैंडम, 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे पहला टाइगर रिजर्व है,
ठीक है, तो इसलिए फेमस है। इसके आने तो पता होना ही चाहिए जिम कॉर्बेट। ये कहां पर है? उत्तराखंड। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। हेली, हेली वहां के एक अंग्रेज थे, उनके नाम पे रखा था। हाँ, हेली, हेली नेशनल पार्क इसका ओल्ड नेम है। ठीक है, क्या है? उत्तराखंड। मध्य प्रदेश तो ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाता है, मध्य प्रदेश में तो आपको पता ही रहता है। ठीक है ना, बाकी 3 तुक्के बचते हैं। और जिम कॉर्बेट में हो सकता है कोई वेस्ट बंगाल भी सोचता है कि बंगाल टाइम ब्रिटिशर्स रहते ही करके, तो मतलब आपको मेन ऑप्शन अब थोड़ा उसका 33% वाला केस हो गया इसमें। ठीक है, चलो। इन विच बेल्ट द वॉल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सरकम पैसिफिक बेल्ट। अब भी मैंने आपको बताया था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है ना, ये पूरे माउंटेन्स यहां बनते चले गए, इनका इंटरेक्शन होता ही रहता है। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, पूरा ये यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया वगैरह सब चीजें, आपके ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा पैसिफिक ओशन जो है भयंकर वॉल्केनो बनाता है यहाँ पर। ठीक है, अल्यूशन आर्कीपेलागो भी सब यहीं पर बनते हैं। तो ये सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिंग ऑफ फायर बोलते ही इसलिए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्केनो है कि एकदम लगता है आग लगी हुई है पूरे इसमें। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट। मिड अटलांटिक, मिड कॉन्टिनेंटल नहीं, इंट्रा प्लेट्स वॉल्केनोज, ये तो कोई वही नहीं है, मतलब ऑप्शन समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये जिसको नहीं पता रट लो यहीं पर ही। पैसिफिक ओशन, सरकम पैसिफिक, पूरा जो सरकम बनता है पैसिफिक ओशन का, उसको सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं। ऊपर, ऊपर का पोर्शन, सब सब ये सब उसी में आता है पूरा। ठीक है, देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट नेशनल पार्क है। हेली नेशनल पार्क 1936 से बना था। ठीक है, आजादी के पहले के टाइम का है। ठीक, और रिंग ऑफ फायर सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं, पाथ अराउंड द पैसिफिक ओशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वॉल्केनोस एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स भी आते हैं। ऑब्वियसली वॉल्केनोस अर्थक्वेक्स एक दूसरे से एसोसिएटेड ही है। इट्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर की लेंथ है पूरा सरकम पैसिफिक बेल्ट की। ये देख लीजिए सारे प्लेट का इंटरेक्शंस। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिखाई थी अभी मैंने आपको, साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिका से डायरेक्ट इंटरेक्शन पैसिफिक का नहीं होता, एक नास्का प्लेट आती है। ठीक है, ये कोकोस प्लेट आती है, ये कैरेबियन प्लेट। देखो ये चीजें पता होनी चाहिए। पता है, वही पूछ लेगा कि नास्का प्लेट किससे चिपकी हुई है, इज नास्का प्लेट बॉर्डर्स विच प्लेट, तो पैसिफिक प्लेट या फिर इधर ऑप्शन है साउथ अमेरिकन प्लेट। मान लो 4 कॉन्टिनेंट्स दे दिए। ठीक है, ये डायग्राम आप एक बार बना लो, ऐसी रफ में अपने बना लो अच्छे बड़े से। एक नॉर्थ अमेरिका बना लो, एग्जैक्ट ऐसे नहीं बनाना, इनको ब्लॉक्स बना लो, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना लो। ठीक है, साउथ अमेरिका को ऐसा ट्रायंगल बना लो। ये आपका मेजर मेजर प्लेट्स भी कवर कर दे रहा है। उत्तराखंड, रेड क्लिफ लाइन, गुड। ठीक है, ब्लॉक्स बना लो इनको। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को एक गोला टाइप का बना लो। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट डायरेक्ट पैसिफिक प्लेट से भिड़ गई। साउथ अमेरिकन प्लेट के ऊपर कैरेबियन प्लेट है, इसमें तो कोई वो रटना ही नहीं है। ऑब्वियसली यहां पर देखा था कैरेबियन सी, कैरेबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक, हेती, क्यूबा, ट्रिनिडाड टोबैगो इधर ही आता है क्या शायद। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, साउथ अमेरिका के इधर पे, राइट, ट्रिनिडाड टोबैगो। ठीक है, वेस्ट इंडीज, ये सब कैरेबियन आइलैंड्स हो गए, तो ये कैरेबियन प्लेट पे बिलोंग करते हैं। फिर आपका ये कोकोस प्लेट। ठीक है, फिर नीचे के नीचे नास्का प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट के बॉर्डर कौन करता है? नास्का प्लेट। फिर आती है आपकी पैसिफिक प्लेट। उधर देख लो, पैसिफिक प्लेट में सीधे घुस गया आपका इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है, ये इंडियन ओशन भी, ये इंडिया भी है, ये पूरा एक प्लेट है, पूरा इतना बड़ा एक प्लेट है ये पूरा। कभी गौर से ये सब चीजें पढ़ो तो लगता है हम लोग क्या ही हैं इन सब चीजों के सामने जो चल रही है यूनिवर्स में, धरती पे। ठीक है, ये हो गया इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, ये हो गई आपकी यूरेशियन प्लेट। तो देखो ये सच में यूरोप भी कवर करा हुआ और पूरा एशिया भी लिया हुआ है, एक ही प्लेट में यूरोप और एशिया है। तो ये पूरी यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, फिर ये फिलीपाइंस वाला एक अलग प्लेट हो गई। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, फिलीपाइंस प्लेट, और सीधे ये पैसिफिक प्लेट। ठीक है, MI6, हाँ हाँ, एम आई वो मैं रेडमी में चला गया था, तो फिर मेरे को लगा मैं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, MI6,
जेम्स बॉन्ड है ना, उसी का ना जेम्स बॉन्ड MI6 का ही। मिशन इम्पॉसिबल है तो टॉम क्रूज है, पर जेम्स बॉन्ड भी तो ब्रिटिश एजेंसी का ही वो है ना। अच्छा जेम्स बॉन्ड देखी नहीं आपने, उसमें देखोगे तो MI ही रहता है वो भी। हाँ ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, सबने बना लिया, अच्छे से बनाया ना, कुछ छूटा तो नहीं इसमें। बहुत सही है ये डायग्राम, मतलब इसमें आपको सारी प्लेट्स मिल गई मेजर मेजर। ठीक है, ये आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वॉल्केनोस कहां पर है। ठीक है, ये आपके पूरे देखो यहाँ पर कौन से रॉकीज, यहाँ पर पूरे कौन से एंडीज। ठीक है, ये इंडिया और यूरेशिया का प्लेट, ये पूरा क्या है आपका हिमालय, वो एप्स ऊपर आता है यूरेशियन। ठीक है, वो कहीं वहां छोटी मोटी प्लेट है उसमें आता है। ठीक है, ये देख लीजिए डायग्राम, वो यूरेशियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। ठीक है, ट्रेंच समझते हो आप लोग, ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच देखो, जैसे ये प्लेट है, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है ना। हाँ अब ये भारी प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट हैवियर है, तो हैवियर प्लेट दब जाएगी, हल्की प्लेट को उठा देगी। ठीक है, तो जब क्या बोलते हैं, ये दबेगी ऐसी, और ये जो आएगा तो ये जो गड्ढा होता है ना, ये ट्रेंच कहलाता है। सबसे बड़ा ट्रेंच कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, और ये भी सारे ट्रेंच है, एल्यूशियन ट्रेंच। तो आप ये समझो, देखो अब आप रिलेट कर पाओगे प्लेट टेक्टोनिक से, कि जहां जहां प्लेट का इंटरेक्शन है वहीं पर ये फोल्ड माउंटेन्स, वहीं पर वॉल्केनोज, वहीं पर ट्रेंच। ठीक है, और जैसे ये ट्रेंच बनी, यही पोर्शन जो है पिघल के यहां से थोड़ी दूर पे वॉल्केनो बना देता है। तो ट्रेंच और वॉल्केनो एक साथ है, देखो ट्रेंच इस तरफ है, अंदर साइड वॉल्केनो है, ट्रेंच इस तरफ है, अंदर साइड वॉल्केनो है। समझ पा रहे हो? बनाओ इस डायग्राम को, ये सब बना लो, छोटे छोटे ऐसे डायग्राम्स हैं ये, कि क्या बोलते हैं यहाँ पर मोल्टेन मैग्मा। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है, रटना तो कुछ भी अंधा उठा के रटना चालू कर दो, समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है क्या हो रहा है। एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई तो अपने आप सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी, रिलेट करना चालू कर दोगे। तो ये जो गड्ढा कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ट्रेंच। और ये जो यहां पर फटा, ये क्या कहलाएगा? वॉल्केनो। ठीक है, इसको लिख लो सबडक्टिंग हेवियर प्लेट। मेरी राइटिंग समझ में आ जाती है आप लोगों को? थोड़ा साफ लिखता हूँ। टाइम हो गया, सर आ गए क्या? सबडक्टिंग हेवियर प्लेट, ये लाइटर प्लेट, ये क्या हो रहा है दोनों का? कन्वर्जेंस, आपस में आ रहा है। ठीक है ना, डाइवर्जेंस नहीं, दूर नहीं, कन्वर्जेंस। अलूशियन ट्रेंच, सबडक्शन जोन, ये देखो सबडक्शन जोन है, ये पूरा सबडक्ट हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो ना, वर्ड्स क्या है ये? सबडक्शन जोन, ये सबडक्शन हो रहा है। ये एक नोट कर लो यहाँ पर, जुआंडी फूका प्लेट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के इधर, ये इस डायग्राम में और इन्फॉर्मेशन मिली, उसी डायग्राम में जोड़ लो ऊपर। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के इधर पे जुआंडी फूका प्लेट। ठीक है, नास्का हो गया था, कोकोस हो गया था, कैरेबियन प्लेट हो गया था। मोबाइल नहीं क्लास के अंदर, बहुत अर्जेंट काम है क्या कुछ? ठीक है, इधर देखो, ध्यान दो, जुआंडी फूका प्लेट नोट करो उसमें अपने डायग्राम में, नॉर्थ अमेरिकन के ऊपर। कोकोस प्लेट हो गया था, कैरेबियन प्लेट हो गई थी, साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, देखो पेरू चिली ट्रिंच, पेरू और चिली ये कंट्रीज हैं। ठीक है, चिले चिली जो भी, और ये पेरू हो गई, तो ये यहाँ पर ट्रेंच बना रहे हैं, उन्हीं के नाम से रख दिया। ठीक है, ये आपकी नीचे कौन सी प्लेट हो गई? अंटार्कटिक प्लेट, ये भी बना लो, उसी के नीचे अंटार्कटिक प्लेट भी बना लो, जो आपने डायग्राम बनाया उसी में ऐड कर लो। ठीक है, ये नोट कर लिया था ना, मिटा दो इसको, सबडक्टिंग हेवियर प्लेट। ट्रेंच कैसे बनता है? ठीक है, वो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट हो गई। फिर वो देखो जावा सुमात्रा ट्रेंच, ये जो जावा ट्रेंच बनता है ना, यहीं पर ये मरियाना ट्रेंच, इसी के इर्द गिर्द। कल मैं एक बार और दिखा दूंगा। ये फिलीपाइन का फिलिपिनो प्लेट, इन्होंने जो फिलीपाइंस प्लेट, यूरेशियन प्लेट, जापान ट्रेंच, जो आप बोले थे जापान के वॉल्केनिक आइलैंड, सोनी का है क्या? हाँ ये देखो ट्रेंच बन रहा है ना, जहां ट्रेंच बन रहा है सबडक्शन होगा, ये पिघल के फटेगा ऊपर से। ठीक है, जापान हो गया। क्यूरिल, क्यूरिल आइलैंड्स, है ना, कुरिल आइलैंड्स क्या हो गए? कौन से आइलैंड्स? वॉल्केनिक आइलैंड्स, वॉल्केनो से पैदा होके बने। ठीक है, हाँ वो, इनमें मत घुसो अभी, थोड़ा सा ज्योग्राफी पे टिको, वो फिर अपन आएंगे कभी, इंटरनेशनल रिलेशंस कभी डिस्कस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान? इंदिरा गांधी कैनाल। अब ये कन्हार दे नहीं पता, रामगंगा नहीं पता, शारदा सहायक नहीं पता, कभी सुना ही नहीं है। बस अपन जब भी ज्योग्राफी बेसिक्स भी पढ़ते हैं, तो कैनाल सिर्फ एक ही पढ़ते पूरे इंडिया का, रटते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। राजस्थान के बारे में
राजस्थान के बारे में अपन जब भी पढ़ते हैं तो यही बोलते हैं कि ये पूरा थार डेजर्ट सूखा पड़ा है, जैसलमेर बीकानेर सूखा पड़ा है, ये सब डिस्ट्रिक्ट। तो बोले क्या करा इसके लिए, तो बोले इंदिरा गांधी कैनाल लेकर आए, ये गई, ठीक है ना। यहाँ से बियास और सतलज रिवर जो है उससे पानी खींच कर लाए, पंजाब इधर हरियाणा में जो बियास सतलज रिवर है उससे पानी इधर लेकर आए बहाते हुए, ताकि इधर ही पानी पहुंचे। इंदिरा गांधी कैनाल, तो मतलब कुछ भी नहीं पता, नहीं पता कि क्या बोलते हैं ये सब। वैसे यूपी रामगंगा कैनाल उत्तराखंड में, शारदा कैनाल घाघरा रिवर जो यूपी में बहती है उसका पानी लाने के लिए, ठीक है। तो शारदा सहायक, सहायक मतलब उसकी हेल्पिंग कैनाल, शारदा मेन रिवर जो है तो उसके नाम पे शारदा सहायक कैनाल। कनार कैनाल भी यूपी में है, ठीक है। तो ये सब कैनाल्स जनरली इंसान इतना नहीं घुसता, कैनाल सिस्टम पढ़ लेता है इरिगेशन में, सॉरी यूके उत्तराखंड यूपी, ठीक है ना। पर इंदिरा गांधी कैनाल, अगर आप कैनाल टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका सबसे बेसिक एग्जांपल है इंदिरा गांधी कैनाल। कैनाल टॉपिक का सबसे बेसिक एग्जांपल है, मतलब अंदर घुस, उस टॉपिक के अंदर घुसने की भी जरूरत नहीं है, एकदम बेयर मिनिमम सरफेस पे इंदिरा गांधी कैनाल पढ़ा जाता है। और अगर कभी पूछा थार डेजर्ट, वेस्टर्न राजस्थान, इस तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान, तो उसकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, इंदिरा गांधी कैनाल। सिंपल क्वेश्चन ही आप देखो तो, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी नॉलेज, सब चीज, थोड़ा सा कंटेंट, ठीक है। ये देख लो आप, पंजाब हरियाणा सतलज वतलज के रिवर का पानी राजस्थान में घुसा लिया इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान का लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, ये फैक्ट और रट लो, लिख लो, रट लो, जैसा करना वैसा कर लो। लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, ठीक है, सबसे लंबी कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल। फिर शारदा सहायक कैनाल उत्तर प्रदेश में, फ्लड वाटर ऑफ द घाघरा रिवर इनटू शारदा रिवर, घाघरा में फ्लड आ जाता है अक्सर, ठीक है ना। तो गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में तो घाघरा में फ्लड आता है, शारदा रिवर। कन्हार कैनाल उत्तर प्रदेश में, रामगंगा कैनाल उत्तराखंड में। ये इसलिए बता दे रहा हूं कि जिससे मान लो कभी शारदा कैनाल के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि कौन से स्टेट में, तो ये अपन ने कि यार सिर्फ इंदिरा गांधी कैनाल तक ही पढ़ा के छोड़ दिया था या फिर वो, तो ये भी जान लो, यहाँ पर वो पूछ सकता है, ठीक है। लिख ही लो चाहो तो जल्दी जल्दी, शारदा सहायक कैनाल कहां पर है, हाथों हाथ लिख ही लो। शारदा सहायक सहायक कैनाल क्या है, घाघरा को शारदा से जोड़ता है उत्तर प्रदेश, घाघरा को शारदा से जोड़ता है उत्तर प्रदेश। कन्हार कैनाल ये भी उत्तर प्रदेश, और रामगंगा जो है उत्तराखंड। इंदिरा गांधी कैनाल लॉन्गेस्ट कैनाल। चलिए टाइम एक्सीड कर गया है, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।